नमस्कार, मैं संदीप पांडे प्रवीण जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की यूनिट 10 की तैयारी करने जा रहे हैं, उसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ था कि निर्वाचन आयोग जो है वो आज हम पढ़ेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली में निर्वाचन आयोग क्या है और निर्वाचन आयोग की भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, पहली चीज तो ये हो जाती है। इसके साथ में आपको इससे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में जो यूनिट 10 है, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं सांविधिक संस्थाओं का रोल क्या है और कितने नंबर का ये वेटेज रखती हैं और किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम यहाँ देख लेते हैं साइड में आके यहाँ पे कि जो यूनिट 10 है, ये यूनिट 10 प्रीवियस पेपर्स में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, क्योंकि इसमें 8 से लेके करीब 8 या 9 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे जाते हैं। अभी तक हम देख रहे हैं, ये जब से नया सिलेबस आया हुआ है तब से यूनिट में से क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन करीब इसमें पूछ लिए जाते हैं। कई बार 6 और 7 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो एक मार्जिन यदि हम लेके चले तो करीब 6 से 9 के बीच में मार्जिन उसका आ जाता है कि इतने प्रश्न पूछे ही जाएंगे, फिक्स है। इसमें करीब 20 के लगभग करीब आयोग पूछे गए हैं, जिन आयोगों में हमें पढ़ना होता है और उनसे प्रश्न डायरेक्ट इसमें पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा इसलिए करता है क्योंकि लगातार सीधे रूप से हमसे जुड़ा हुआ है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये इसलिए हम निर्वाचन आयोग के बारे में पूछते हैं और हर बार 1 या 2 प्रश्न उसमें से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। इन 8 में से 1 प्रश्न निर्वाचन आयोग से संबंधित रहेगा। इसके पहले भी पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा गया था कि जो भारतीय निर्वाचन अधिकारी की जो नियुक्ति करी जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। इस तरीके के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। निर्वाचन अधिकारी की जो कार्यकाल रहता है, जो निर्वाचन आयुक्त रहता है, उसका कार्यकाल क्या होता है, उस कार्यकाल के बारे में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम लगातार देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं हम उन पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के एंड में। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास तो हम प्रीवियस ईयर्स में जो 17, 18, 19, 20 और 21 की मुख्य परीक्षा, 22 की प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए उन पर चर्चा करेंगे और मुख्य परीक्षा में इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग, एक्चुअली में निर्वाचन आयोग को आपको समझने की आवश्यकता है, तो आप निर्वाचन आयोग के बारे में जान लें। एक्चुअली निर्वाचन आयोग है क्या। ये जो निर्वाचन आयोग है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक शब्द बोला हुआ था कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक राज्य है। इस लोकतांत्रिक राज्य की एक सबसे बड़ी खूबसूरत चीज ये हो जाती है कि यहाँ पे जो शासन करता है, शासन का संचालन करता है, इस शासन के संचालन करने वाले लोगों के लिए जनता के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा चुना जाता है? जनता के द्वारा चुना जाता है। और जनता किनको चुनती है? इसको अगर इस तरीके से अपन देखना चाहें तो जनता किसको चुनेगी? जनता चुनेगी अपने प्रतिनिधि को। किसको चुनेगी? प्रतिनिधि को चुनेगी। और प्रतिनिधि क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती है जनता अदा करती है। जनता किनको चुनती है? कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है, जो प्रतिनिधियों के द्वारा उन पे शासन किया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इनको चुना तो जा रहा है, लेकिन किस तरीके से चुना जा रहा है, ये चीज समझने की है। तो इनको चुनने के लिए एक निष्पक्षता रहे, पारदर्शिता रहे, स्पष्टता रहे और लोग जिस प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं वही प्रतिनिधि अपने स्थल पे पहुंच सके और वही इनका शासन कर सके और शासन को संचालित कर सके। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह हुई कि एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो संस्था सभी के हित के ध्यान में रखते हुए और जो सही है उसका निर्णय कर सके। तो भारत के बारे में हम जानते हैं, अभी हाल ही में चुनाव है, 2024 में भी आम चुनाव है लोकसभा के, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, आप सभी को पता ही है। तो जब चुनाव आयोजित कराए जाते हैं तो हमें पता है भारत में एक बहुदलीय व्यवस्था है।
कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। इस बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पार्टियां हैं, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। एक तरफ कांग्रेस है, भाजपा है, आप है और अन्य पार्टियां हैं, ये सब आप लोग को जानकारी में है। ये सभी पार्टियां अपने अपने प्रतिनिधि को क्या करती हैं? खड़ा करती हैं। ठीक है, अपने अपने प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे, जनता जाएगी, वोट देगी, चुनेगी और फिर वो वहां पे जाके बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? विधानसभा में जाके बैठेंगे और वो विधानसभा में बैठ के क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। और कानून किसके लिए बनाएंगे? जिन्होंने वोट दिया, जनता के लिए बनाएंगे। क्लियर है? तो इस बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं, जनता के वोट के द्वारा आ रहे हैं और वो वोट के द्वारा आके कहाँ बैठ रहे हैं? विधानसभा में बैठ रहे हैं। लेकिन ये चुनाव की जो सारी प्रक्रिया है वो पूर्णतः पारदर्शिता के साथ हो, स्पष्टता के साथ हो, इसमें कोई गलत कार्य ना हो, कोई अपराधीकरण ना हो और किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पात्र है, जिसको जनता ने चुना है, वो ही वहां जाके बैठे, वही शासन का संचालन करे, कोई अन्य ना करे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ? 25 जनवरी का भैया बहुत शानदार चीज है कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताइए। अभी तक अपन ने क्या देखा कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हो जाती है। हमने निर्वाचन आयोग की स्थापना कर देते हैं। निर्वाचन आयोग की जब स्थापना हो जाती है तो निर्वाचन आयोग की अपन स्थापना करा देते हैं। निर्वाचन आयोग जिस दिन स्थापित होता है ये 25 जनवरी का दिन है और इसी 25 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का प्रयास किया गया। अब प्रतिवर्ष हम क्या करते हैं? इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे द्वारा। 25 जनवरी किसके रूप में मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मैं ये इसको आपको बाद में भी बता सकता था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए बता दिया गया आपको फैक्ट कि याद रहे, मैं इसको अभी 2, 4, 5 बार और रिपीट करूंगा। अन्य तथ्यों हम इसके बारे में अपन देखेंगे और क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, ये अपन बाद में देखेंगे। पहली चीज अपन देख लेते हैं कि भाई इसकी स्थापना हो गई। स्थापना हुई कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को अपन ने किसकी स्थापना कर दी? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी। क्लियर है? भारतीय निर्वाचन आयोग की जब स्थापना अपन ने कर दी तो स्थापना हो जाने के बाद इसका सचिवालय देखा अपन ने कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ होगा, इसका सचिवालय या मुख्यालय, ये अपन देखेंगे कि मुख्यालय और सचिवालय इसका कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, उसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। अब देखिए, अब यहां हम बात समझते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एक बहुत शानदार शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। इसी शब्द पे ये भारतीय व्यवस्था चल रही है। ये है संवैधानिक व्यवस्था या संविधान। इस शब्द को आप रोज सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में आता है। जिसके अधिकारों को हनन होता है वो सब इसको संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत पहुंच जाते हैं। अभी एमपीपीएससी 2019, 20, 21, 22 सब न्यायालय में चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि सब में संवैधानिक चीजों का उल्लंघन किए जा रहे हैं। आर्टिकल अनुच्छेद 32 आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है, तो उनमें उसके आधार पर रेट लगाई जा रही है। ठीक है, ये प्रावधान है। तो ये संविधान एक वो चीज है जो संविधान में पढ़ लेते हैं। हमारे संविधान जो हमारा राज्य है, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमने आपको बताया था। अब लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार ही संविधान है और जो चीज संविधान में उल्लेखित है, किसमें उल्लेखित है? संविधान में। जो भी चीज संविधान में उल्लेखित है वो संवैधानिक हो जाएंगे। तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो संविधान के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं। अब आप हमसे पूछो बहुत अच्छे से, पूछो कि सर ये कहाँ पे पढ़ने थे, तो मैं बताऊंगा आपको कि ये भाग 15 में पढ़ने थे। कहाँ पे पढ़ने थे? भाग 15 में पढ़ने थे। आपने 22 भाग पढ़े होंगे संविधान में, उसी में से एक भाग 15 है। इसमें भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग भाग 15 में है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? 324 से लेके 329 के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग आता है।
बहुत अच्छे से पता है, आप सभी को पता है और मुझे पूर्णतः पता है कि आप लोग ये चीज जानते हो। लेकिन इसके आगे अपन चलते हैं कि भाग 15 में 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और ये निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये संविधान के अंतर्गत ही कार्य करती है। उसके अंदर की नियमावली के बारे में वर्णन है। अब हम देखेंगे 324 से लेकर 329 तक जो 5 आर्टिकल दिए गए हैं प्रमुखता से, ठीक है, इनमें क्या प्रावधान है। तो जब ये संवैधानिक संस्था भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई, किसकी की गई, भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई, तो किस अनुच्छेद के तहत की गई, 324। कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप लोग को पढ़ा पता है, मैं जानता हूं, आप जानते हो, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन खैर अपन आगे देखते हैं। 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई। अब यही जो 324 है, एमपीपीएससी का जब मेंस लिखोगे तो वहां पे एक बहुत प्यारा शब्द आता है, फ्लोचार्ट डायग्राम। फ्लोचार्ट डायग्राम का अपन यूज करते हुए समझते हैं कि है क्या एक्चुअली में, ठीक है। चलिए 324 एक में अपन देखेंगे। सबसे पहले 324 एक के अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की वर्णन किया गया है। क्लियर है। तो आपसे ये पूछेंगे कि अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 में किसके बारे में बताया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग कहां होगा, ये जानने की जरूरत है। ये पता चलेगा हमें किससे, 324 एक से, कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा। क्लियर है। अब देखो, आप बहुत अच्छे से समझदार हो, मैं बहुत अच्छे से उम्मीद लगा रहा हूं, और आप नहीं भी जानते तो आप समझने के प्रयास करो। जब भी कोई आयोग या संस्था की स्थापना कर दी जाएगी, कर दी बेटा, उसको चलाएगा कौन, कोई ना कोई तो चलाएगा। जब जो चला रहा है तो भाई उसके अपन बात कर लेते, वो हो जाएगी उसकी संरचना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। संरचना बनाती, संरचना देखिए, संरचना में क्या है, 1+2 खत्म, संरचना खत्म, 1+2। अब ये देखिए, आयोग गठित हो गया, हुआ। आयोग का जब हम गठन कर देते हैं तो आयोग के संचालन के लिए कुछ लोग चाहिए। तो भारतीय निर्वाचन व्यवस्था में 1+2 का कॉन्सेप्ट चलता है कि एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। कौन होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और 2 अन्य आयुक्त होंगे। कौन होंगे, 2 अन्य आयुक्त होंगे। मुझे लगता है कि मुझे इसको मिटा लेना चाहिए। क्लियर तो आपको हो गया होगा कि भाई से 324 एक के तहत अपन ने आयोग की स्थापना कर दी, डन। फिर 324 2 आयोग चलाएगा कौन, कुछ लोग चलाएंगे, तो किसके अंतर्गत आएंगे, संरचना के अंतर्गत आएंगे। संरचना में कौन रहेगा, एक अध्यक्ष रहेगा, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, अब निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और 2 अन्य आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति करी जा रही है। और नियुक्ति कराई जा रही है तो नियुक्ति कौन करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई इनकी जो नियुक्ति करा दी जा रही है तो वो नियुक्ति कौन कराएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो अपन देख लेते हैं कि सबसे पहले अपन ने देखा आयोग की स्थापना। स्थापना के बाद अपन ने देखा इसकी संरचना, ठीक है। स्थापना अपन ने देखी कब हुई, 25 जनवरी 1950। संरचना 2+1, 1+2, कैसे भी लिख लो, जैसा भी लिखना, 1+2। मुख्यालय इसका कहा, नई दिल्ली, ये आपको बताई थी, ये हो गई क्लियर। अब संरचना हो गई 1+2, एक मुख्य हो गया चीफ इलेक्शन कमीशन, और 2 हो गए अन्य इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसकी नियुक्ति अभी हाल ही में अपन ने सुना है, ज्यादा दूर नहीं जाना, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, DY चंद्रचूड़ साहब थे, ने एक वर्डिक्ट दिया है कि जब
मुख्य चुनाव आयुक्त, किसकी? मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति करेंगे। तो जब भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी तो एक समिति की अनुशंसा पे उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया? इसके पीछे रीजन है कि 2015 में एक जनहित याचिका लगी हुई थी, फिर 2018 में एक याचिका लगी, तो उसको एक संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया गया और उस पीठ ने फिर उस पर निर्णय दिया और उस निर्णय के तहत ये प्रावधान आया कि मुख्य निर्वाचन, आप भी समझो, मुख्य चुनाव आयुक्त जो भी होगा या मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो भी होगा, ये पद बहुत महत्वपूर्ण पद है और ये एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना जाए जो सर्वाधिक योग्य है। अब योग्य शब्द आ गया यहाँ पे, इसको समझो। संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कोई योग्यता का निर्धारण नहीं है। क्यों? क्या योग्यता होगी इसकी? तो जो भी सरकार रहती है वो अपने हिसाब से मुख्य चुनाव आयुक्त बैठा देती है। अब ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनके हिसाब से कार्य न करे जिस पार्टी ने इसकी नियुक्ति करी है। ये बहुत बड़ा प्रश्न था। ये इसी पे PIL 2015 में लगी हुई थी, फिर 2018 में संवैधानिक पीठ के साथ जाती है और अभी हाल ही में इसका निर्णय 2023 में दिया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब है, DY चंद्रचूड़ साहब है। इन चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा है कि एक समिति का गठन होना चाहिए। किसका? समिति का गठन होना चाहिए और इस समिति के गठन में 3 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? 3 लोग होंगे। कौन 3 लोग होंगे? पहला होगा प्रधानमंत्री। कौन होगा? प्रधानमंत्री। दूसरा विपक्ष का नेता। कौन होगा? विपक्ष का नेता। और मान लो कोई विपक्ष का नेता नहीं है, कोई विपक्ष का नेता नहीं है, तो विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी, जो भी सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका जो नेता होगा वो इसका सदस्य रहेगा। और CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें कौन शामिल होगा? CJI। अब CJI ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? अनुशंसा करेंगे और अनुशंसा करने के बाद राष्ट्रपति क्या करेगा? उसकी नियुक्ति करेगा। क्लियर? तो इसकी नियुक्ति के संबंध में ये प्रावधान आया, ये अभी हाल ही में दिया गया है और ऐसा इनका DY चंद्रचूड़ साहब का कहना था। ये चीज आपको डन हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए, संरचना बना दी अपन ने, संरचना बना दी। अब यहाँ एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है 324 3 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 324 3 के अंतर्गत कि ये जो आयोग रहेगा, कौन रहेगा? ये आयोग, मुख्य निर्वाचन आयोग, इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहेगा वो इसके किसके रूप में कार्य करेगा? अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। किसके रूप में? अध्यक्ष के रूप में। तो भाई निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष वो होगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, वही निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यह अनुच्छेद 324 3 वर्णन करता है। देन हमें नहीं लगता इसमें कोई भी डर समस्या चाहिए। ये पहले आयोग की स्थापना करा दी, फिर उसकी संरचना बना दी। संरचना में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त 324 3 के तहत इसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात। आ जाओ 324 4। कई बार देखो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव का मतलब समझो। सबसे पहले आम चुनाव देखो, आम चुनाव मतलब कहलाते हैं लोकसभा के चुनाव, जिसमें सांसद चुनते हो आप लोग। किसको चुनाव करते हैं आप लोग? सांसद का चुनाव करते हैं, सांसदों का चुनाव होता है। इन चुनाव में या विधानमंडल के चुनाव होते हैं। किनके चुनाव होते हैं? विधानमंडल के चुनाव होते हैं। अब भाई ये 3 लोग जो है यहाँ पे, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्त, ये लोग पूरे कार्य का संचालन अकेले नहीं कर सकते, क्योंकि इसको संचालन करने के लिए टीम की जरूरत है। और जो टीम काम करेगी तो वो कौन से काम करेगी? तो इसमें पावर दी गई है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, कि वो क्या कहते हैं, इनको कर्मचारी वगैरह उपलब्ध कराते हैं। तो 324 4 के तहत, किसके तहत? 324 4 के तहत ये प्रादेशिक आयुक्तों या क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं, जो कि इनके कार्य के संचालन में मदद करता है। क्या निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? चुनाव संबंधी जितने भी कार्य हैं उनका अधीक्षण करना, निर्देशन करना और नियंत्रण करना। ये 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुख्य परीक्षा का जब आप लिखेंगे तो उसमें ये लिख देना
3 नंबर के प्रश्न में अधीक्षण करना, निर्देशन करना, जब स्पष्ट परिभाषा पूछी जाएगी आपको इनके कार्यों की, और नियंत्रण करना। ये काम किसके हैं? निर्वाचन आयोग। इनके सहयोग के लिए क्या प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई 324(4) के तहत। नियुक्ति हो गई, क्लियर है। अब नियुक्ति करा देते हैं। नियुक्ति हो गई, अब इनको हटाने की प्रवृत्ति। 324(5) आर्टिकल देखोगे, अनुच्छेद 324(5). अपन 324(5) में चलते हैं। इसके अंतर्गत हटाने की प्रक्रिया है। ये किसकी प्रक्रिया है? हटाने की प्रक्रिया है। दोस्तों हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत देखिए क्या देखेंगे आप कि मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उसको उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया 324(5) में है। किस तरीके से हटाया जाएगा? जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाएंगे? ये समझने वाली बात है आपको। ये प्रक्रिया हो सकता है आप लोगों ने पहले पढ़ी हो, नहीं पढ़ी है तो हम बताएंगे आपको। सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ क्या है? सदन है। सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा। इसको लोकसभा और राज्यसभा। और विधानमंडल में 2 सदन आ जाते हैं। विधानमंडल में कितने सदन आ जाते हैं? 2। एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। हमें लगता है ये चीज आपको क्लियर होगी बिल्कुल। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को जैसे हटाया जाता है वैसे ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। क्लियर है। अब क्या होता है कि हटाने का तरीका बता रहे हैं आपको। हटाने का तरीका ये है कि इन दोनों सदन में से किसी भी एक सदन के अंतर्गत क्या आता है? प्रस्ताव आता है, और उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। जितने भी उपस्थित सदस्य हैं, जितने भी क्या सदन में उपस्थित सदस्य हैं और जो मत देने वाले सदस्य हैं वो वोटिंग करेंगे, और 2/3 के विशेष बहुमत से इसको पारित कर देंगे। विशेष बहुमत से पारित करेंगे। 2/3 जो उपस्थित है उस दिन, आज सोमवार है, सोमवार को जितने भी सदस्य आए हैं उन सदस्यों को 2/3 सदस्य उपस्थित होने चाहिए कुल के। तो जितने उपस्थित हुए हैं उन उपस्थित का 2/3 सदस्य रहेंगे, वो सहमति देंगे कि हाँ भाई हम हटाना है इनके लिए। फिर उसके बाद जो संख्या होगी 2/3 वो कुल सदन के सदस्यों की संख्या के 50% से अधिक होगी। कितनी अधिक होगी? 50% से अधिक सदन के कुल सदस्यों की। सदन के कुल सदस्यों की, जो सदन के कुल सदस्य हैं उनकी सदस्य संख्या के 50% से अधिक होनी चाहिए इनकी संख्या, इनकी जो विशेष बहुमत पे पारित कराने के लिए अपना मत दे रहे हैं हटाने के लिए। यही प्रक्रिया कहाँ? लोकसभा में होगी, यही राज्यसभा में होगी। जब ये दोनों पारित कर देंगे, ये प्रस्ताव जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी इसको अनुमति देके हटा देंगे। अब बहुत शानदार बात समझने की ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त को। अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया नहीं करनी, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त क्या करेगा। कहां गया मुख्य चुनाव आयुक्त? ये मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त क्या करेगा? राष्ट्रपति जी के पास आएगा, इनसे अनुशंसा करेगा। क्या करेगा? अनुशंसा करेगा किसकी? अन्य चुनाव आयुक्तों की, कि भाई इनको हटा दीजिए। राष्ट्रपति हटा देगा। क्षेत्रीय आयुक्तों को राष्ट्रपति हटा देगा। अनुशंसा कौन करेगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। इस तरीके से इनके हटाने की प्रक्रिया के बारे में 324(5) के अंतर्गत इनको हटाने की प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर है? तो ये हो जाती है 324(5) के अंतर्गत का प्रावधान। अब हम देखेंगे 325(5)
325 5 देख लिया, 324 देख लिया, 324 5 देखा, हम 324 6 देखेंगे। 324 6 देखने वाली बात है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमिश्नर जो भी है, ये अकेले तो सारा काम नहीं कर पाएंगे, इनको कर्मचारी चाहिए। तो कर्मचारी उपलब्ध कौन कराएगा? इनको कर्मचारी उपलब्ध कराएगा 324 6 के तहत। कौन उपलब्ध कराएगा? राष्ट्रपति और राज्यपाल। जब विधानमंडल के चुनाव होंगे तो राज्यपाल को कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, और जब आम चुनाव होंगे संसद के तो राष्ट्रपति इनको कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। तो ये प्रावधान किसके अंतर्गत है? 324 6 के अंतर्गत है। ये संविधान की बात हो गई। इसके बाद समझो इनकी सेवा शर्तें। अपन थोड़ा फिर अपना अनुच्छेद देखते इसके अंतर्गत, लेकिन पहले सेवा शर्तें। इन सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। सेवा शर्तें क्या काम करेंगे, किस पे कब तक रहेंगे, ये सारी चीजें ये निर्धारित करेगा राष्ट्रपति। इसी के तहत इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया, 6 वर्ष और 65 वर्ष। क्लियर है? अब इनको पद त्यागना है तो कौन के सामने त्यागेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है। शपथ, अनुसूचियों में वर्णन है इनका। ठीक है, कि शपथ लेगा। फिर इसके बाद बात आ जाती है कि नहीं पद त्याग कर दिया, शपथ ले ली। वेतन भत्ते, इनके वेतन भत्तों का निर्धारण, ये भी निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। इनको वर्तमान में कितना वेतन मिलता है? जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है उसके बराबर इनको वेतन मिलता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब 1+2 की बात कर रहा हूं मैं, ये दोनों जो भी निर्णय लेंगे वो निर्णय लेने के 2 ही आधार होंगे। पहला आधार होगा इनका ये सहमति से दे, कि सभी राज्य हो जाए। दूसरी स्थिति अगर सहमति नहीं होती तो फिर बहुमत देखा जाएगा। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि ये सहमति सर्वसम्मति से क्या करें, किसी भी निर्णय पे पहुंचे, और उसके तहत ही क्या होती है, ये सारे निर्णय लेते हैं। ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसी से पीएससी में प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कहीं राष्ट्रपति, कहीं इनको वेतन किससे मिलता है? न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। इनकी भाई इनकी त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। कार्यकाल कितना है? 6 और 65 वर्ष। ये कार्यकाल के बारे में एक बहुत शानदार बात है, ये 1972 की बात है, जब प्रारंभ में मूल संविधान था। उस मूल संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल के बारे में कोई वर्णन नहीं था, कोई भी कहीं पे कोई वर्णन नहीं था। 1972 में, कब? 1972 में इनके कार्यकाल को निर्धारित किया गया 6 और 65। इसके पहले 2 जो भी चुनाव आयुक्त रहे, सुकुमार सिंह और एक और, इनके दोनों के कार्यकाल 8-8 वर्ष थे। लेकिन उसके बाद 1972 में 6 और 65 वर्ष इनका कार्यकाल निर्धारित कर दिया जाता है। क्लियर है? ये हमारे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे 325 की। क्योंकि हम देखो संविधान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत चल रहे हैं और हम संविधान को देख रहे हैं। हमें ये देखना है कि निर्वाचन आयोग में संविधान से संबंधित कौन कौन से प्रावधान है। प्रावधान देखते हैं, अनुच्छेद 325 की बात करते हैं। अनुच्छेद 325 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो भी नामावली तैयार करी जाएगी निर्वाचन संबंधी, किसको? निर्वाचन संबंधी नामावली जो तैयार की जाएगी
निर्वाचन संबंधी जो नामावली तैयार की जाएगी वो किसी भी जाति, लिंग, धर्म या मूल वंश का विभेद नहीं करेगी। मतलब सिंपल सी बात है कि जब जो निर्वाचन की नामावली तैयार की जाएगी, मतलब मतदाता सूची, जो मतदाता सूची तैयार करी जाएगी उसमें जाति, लिंग, धर्म और मूल वंश के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इन चार के अलावा कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। कहीं जितना वर्णित उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा समझना नहीं है। इन्होंने कहा कि जाति, लिंग, धर्म और मूल वंश इसके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। क्लियर? फिर आ जाओ 326, अनुच्छेद 326। ये आपको बताता है कि आप वयस्क हो गए हैं, इस चीज को समझ चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज बताता है। ये आपको वो सारे अधिकार दे देता है जो आपको काबिल होते हैं जिसको पाने के लिए। आप 18 वर्ष के हो गए हैं, आप बालिग हो गए हैं, आपको अधिकार है, आपको क्या पढ़ना है। तो अनुच्छेद 326 के तहत ये वयस्क मताधिकार की बात करता है। किसकी बात करता है? वयस्क मताधिकार की बात करता है। वयस्क मताधिकार के बारे में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। वयस्क मताधिकार के बारे में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। इसके पहले जो उम्र थी वो 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत, कौन सा संशोधन? 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन 1988 में ये आया था और 1989 में ये लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 1989 में लागू हुआ। इसके तहत जो वयस्क मताधिकार थे, जो वोटर थे, उनकी आयु थी 21 वर्ष, उसको घटा के कर दिया गया 18 वर्ष। अब 18 वर्ष से अधिक उम्र का जो भी व्यक्ति होगा वो कैसा हो जाएगा? 18 वर्ष उसको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। वो वोट कर पाएगा, अपनी सरकार चुन पाएगा। वो लाल वाला टिप्पा, नीला वाला टिप्पा वोटिंग देने जाओगे, लगवा के आओगे, ठीक है? तो वो भाई आप अपनी जनता, अपना प्रतिनिधि चुन पाओगे। तो ये किसमें वर्णन है? 326 में। एक बहुत शानदार वर्णन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायालय में बात की है, कहीं प्रश्न उत्तर प्रदेश पीएससी में या बिहार पीएससी में प्रश्न पूछा गया था इसके संबंध में कि जो वयस्क मताधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इसमें है कि इसको एक विधिक अधिकार के अंतर्गत देखा जाएगा, ना कि संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि 61वां संविधान संशोधन किया है, एक नई विधि बनाई और उस विधि के अधीन रहते हुए इसकी एज 18 वर्ष कर दी। तो मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का निर्णय है कि जो वयस्क मताधिकार है वो एक विधिक अधिकार है और इसको उत्तर प्रदेश पीएससी ने कंसीडर भी किया हुआ है। क्लियर है? अब आ जाओ 327, अनुच्छेद 327 के बारे में वर्णित करते हैं। अनुच्छेद 327 के तहत एक प्रावधान है कि संसद राज्य विधानमंडल के संबंध में निर्वाचन संबंधी मामलों में कानून बनाएगी। क्लियर? अनुच्छेद 327 के तहत संसद राज्य विधानमंडल के संबंध में कानून बनाएगी, निर्वाचन संबंधी मामलों में कानून बनाएगी। फिर अनुच्छेद 328 विधानमंडल को अधिकार दिए गए। क्या विधानमंडल क्या बनाएगी? कानून बनाएगी। किसके संबंध में? निर्वाचन और चुनाव के संबंध में। तो 327 में संसद को दिया गया है, 328 में विधानमंडल, विधानसभा आपकी वो कानून बनाएगी। विधानसभा किसके चुनाव कराएगी? ये सोचने वाली बात है। तो जब अपन आगे पढ़ेंगे तब उसमें समझेंगे। पंचायतों के चुनाव होंगे, स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, उनके संबंध में कानून 328 के तहत बनाता है कौन? विधानमंडल। फिर इसके बाद अनुच्छेद 329 है, ठीक है? कौन सा है? अनुच्छेद 329 है। इसमें चुनाव संबंधी जो विवाद है, चुनाव संबंधी जो विवाद है चुनाव संबंधी विवाद के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। मतलब न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रारंभिक दृष्टिकोण से निर्वाचन आयोग उसमें जाएगा, मामला देखेगा,
ठीक है, तो अगर यहाँ नहीं सुलझता फिर जाएगा, लेकिन चुनाव संबंधी जो भी मामले रहेंगे सबसे पहले निर्वाचन आयोग देखेगा। क्लियर है? तो न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है अनुच्छेद 329 के तहत। तो बात खत्म हो गई। हमने अभी संविधान संशोधन देखे, संविधान के अनुच्छेद देखे निर्वाचन आयोग से संबंधित, कौन कौन से देखे? 324 से लेके 329 तक देखे। 324 के बारे में हमने आयोग की स्थापना के संबंध में पढ़ा। 325 हमने देखा कि जो नामावली तैयार की जाएगी, मतदाता सूची तैयार की जाएगी, उसमें धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर कोई विभेद नहीं होगा। 326 वोटिंग का अधिकार। 327 संसद कानून बनाएगी। 328 विधानमंडल कानून बनेगा। 329 न्यायालय का वर्जन चुनाव संबंधी मामले में। तो ये हमने निर्वाचन आयोग के बारे में देखा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट और ये बिंदु। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा, उसमें हम समझेंगे कि ये समितियों का गठन किया गया है, किन संविधान संशोधनों को किया गया है, आरटीई क्या है, राइट टू रिकॉल क्या है, राइट टू रिजेक्ट क्या है, नोटा कैसे आया, वीवीपैट क्या था, वीवीपैट कैसे आया, इन सारी चीजों के बारे में समझेंगे। इनकी शर्तों के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि इनके कार्य क्या है, निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, इनके बारे में आगे आपको आने वाले वीडियो में हम जानकारी देंगे। जुड़े रहिए आप प्रवीण जीएस वर्ल्ड से, और निर्वाचन आयोग और अन्य आयोगों के बारे में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हमसे लेते रहिए। धन्यवाद।